हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर कोर्स। तो जैसे कि आपको पता है कि हम करंट अफेयर्स जो है फ्रॉम द अप्रैल मंथ 2022 जो है ये कोर्स लेके आए हैं। एंड इसमें अब तक हमने यहाँ पे जो पॉलिटी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं फ्रॉम द अप्रैल 2022 राइट, वो यहाँ पे हमने कवर किए हैं। एंड अगर आपको जो है पॉलिटी के जो करंट अफेयर्स है वो कवर करने हैं तो उसका जो लिंक है ऊपर आई बटन के ऊपर दे दूंगी, वहां पे जाकर जो है आप डायरेक्टली इसे जो है कवर कर सकते हो, राइट। एंड अब जो है आज मैं आपके लिए जो है इंटरनेशनल रिलेशंस के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं फ्रॉम द अप्रैल 2022 वो लेके आई हूँ। एंड इसके बाद में इकोनॉमी एंड फिर जो साइंस एंड टेक के जो है करंट अफेयर्स आपके रह गए हैं फ्रॉम द अप्रैल 2022 एंड कुछ और मिसलेनियस टॉपिक्स जो हैं वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सो ये जो है अभी न्यूज में है, क्यों है न्यूज में, आइए देखते हैं इसके बारे में। एक्चुअल में क्या हुआ है कि जो नेपाल है, नेपाल हैज बिकम द 105th मेंबर कंट्री टू साइन ऑन टू दी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑफ आईएसए। तो हम ये बोल सकते हैं कि अभी रिसेंटली जो है नेपाल ने आईएसए को जो है ज्वाइन किया है, दैट इज द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ओके, सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है अब है क्या, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड द आईएसए वाज कंसीव्ड एज अ जॉइंट एफर्ट बाय द इंडिया एंड फ्रांस। ओके, तो ये इंडिया एंड फ्रांस का जो है जॉइंट एक तरह से एफर्ट है टू मोबिलाइज द एफर्ट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज, राइट। क्लाइमेट चेंज के खिलाफ यहाँ पे जो है एक तरह से एफर्ट जो यहाँ पे चल रहे हैं उसे मोबिलाइज करने के लिए जो है ये यहाँ पे स्टार्ट किया गया है इंडिया एंड फ्रांस के द्वारा थ्रू द डिप्लॉयमेंट ऑफ दिस सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस, कि सोलर एनर्जी को हम यहाँ पे यूज कर सके, राइट। सो इट वाज प्रेजेंटेड बाय द लीडर ऑफ द टू कंट्रीज, दो कंट्री के जो लीडर्स हैं उन्होंने प्रेजेंट किया है एट द 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मीन जो है हम बोल सकते हैं COP21 जो है वहां पे कॉन्फ्रेंस हुई थी इसकी। ओके, तो टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज हेल्ड इन द पेरिस इन 2015 में, पेरिस में जो कन्वेंशन यहाँ पे हुई थी ना, राइट, 2015 में, वहां पे जो है दो कंट्रीज के लीडर्स ने जो है आईएसए को जो है प्रेजेंट किया था। तो आईएसए जो है ये इट इज ए कोलिशन ऑफ सोलर रिसोर्स रिच कंट्रीज, मीन जो है जिन कंट्रीज में जो है सोलर एनर्जी जो है वो भरपूर मात्रा में अवेलेबल है, उन कंट्रीज का जो है ये एक तरह से गठबंधन है एंड लाइंग फुली और पार्शली बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास जो है यहाँ पे जो कंट्रीज पड़ती हैं, ऑब्वियसली वहां पे जो है सोलर एनर्जी जो है वो इजीली मिल जाती है, तो उन कंट्रीज का जो है ये अलायंस है। तो जो सोलर एनर्जी की हमारी जो नीड्स हैं, राइट, उन्हें हम यहाँ पे फुलफिल कर सकें। तो जो पेरिस डेक्लेरेशन जो है वहां पे ये स्टैब्लिश किया गया था दैट आईएसए एज एन अलायंस डेडिकेटेड टू द प्रमोशन ऑफ सोलर एनर्जी, कि आईएसए जो है ना वो एक ऐसा गठबंधन होगा कि जो कि सोलर एनर्जी को प्रमोट करेगा अपनी मेंबर कंट्रीज के बीच में। ओके, सो आईएसए ब्रिंग टुगेदर कंट्रीज विद रिच सोलर पोटेंशियल टू एग्रीगेट ग्लोबल डिमांड जो है उसे फुलफिल करने के लिए सोलर एनर्जी को यूज किया जाएगा। एंड इट फैसिलिटेट द डिप्लॉयमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग सोलर टेक्नोलॉजीज एट स्केल। एंड ये भी ये बोला गया है कि जो पहले हमारे पास सोलर टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है उसे डिप्लॉय किया जाएगा एंड रिसर्च एंड R&D में जो हम ये बोल सकते हैं कि कोलैबोरेटिव एक तरह से सोलर R&D एंड कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो यहाँ पे प्रमोट की जाएगी। ओके, तो रिसर्च के ऊपर भी जो है वो यहाँ पे ज्यादा फोकस किया जाएगा कोलैबोरेटली। तो ये है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, राइट। सो अब क्या है, सेक्रेटेरिएट जो है वो कहाँ पे है इसका, तो इंडिया एंड फ्रांस ने जो है इसकी जो फाउंडेशन है वो एक तरह से वो यहाँ पे रखी थी। तो दे इनॉग्रेटेड द इंटरिम सेक्रेटेरिएट ऑफ द आईएसए इन द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी कैंपस गुरुग्राम हरियाणा में, जो इसका सेक्रेटेरिएट जो है वो बनाया गया है इंडिया एंड फ्रांस के द्वारा। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो यही है दैट इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है global deployment of over 1000 gigawatt of solar generation capacity, right, and mobilization of investment of over $1000 billion into the solar energy by 2020। की वो बोलते हैं कि सोलर एनर्जी जो है ना बाय द 2020 में इसमें इसके ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट लगवानी है, वो उसे इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज करवाना है, लोगों को जो है ज्यादा इनकरेज करना है कि यहाँ पे इसमें इन्वेस्टमेंट करें। एंड जो पहले से हमारे पास जो सोलर एनर्जी अवेलेबल है, जो सोलर एनर्जी हमारी कैपेसिटी जो हमारे पास अवेलेबल है उसे यहाँ पे यूज करना। ओके,
तो it enable the full ecosystem for the availability and development of the technology, economic resources and development of the storage technology, mass manufacturing and the innovation। तो इन टॉपिक्स के ऊपर जो है डाटा रिलेटेड टू द सोलर एनर्जी, राइट, उसके ऊपर जो है ये फोकस करता है। तो अभी जो है आईएसए की जरूरत क्या है, क्या था यहाँ पे कि जो रिड्यूस्ड कॉस्ट है टेक्नोलॉजी का वुड इनेबल द अंडरटेकिंग ऑफ मोर एम्बिशियस सोलर एनर्जी प्रोग्राम्स एंड सोलर जो है वो इट इज ए की सोर्स ऑफ अफोर्डेबल एंड रिलायबल एनर्जी। तो काफी अफोर्डेबल एंड रिलायबल एनर्जी है सोलर एनर्जी। एंड सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, अगर जो है इसके जो प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली अगर इम्प्लीमेंट किए जाएंगे तो जो हमारा ना यूनिवर्सल एनर्जी असेस गोल है, राइट, एसडीजी 7 जो है ना यहाँ पे, उससे अचीव हम इजीली कर सकते हैं। अब ये जो यूनिवर्सल एनर्जी असेस गोल है एसडीजी 7 है, वो है क्या, ये है हमारा डेट इंश्योर द एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल, कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे हमारी धरती के ऊपर सभी को अफोर्डेबल, रिलायबल एंड सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी जो है वो एक तरह से एक्सेस करवानी है। तो ये एनर्जी हम कहाँ से एक्सेस करवा सकते हैं, सोलर एनर्जी जो है ना यहाँ पे उसे हम यूज कर सकते हैं, उसकी जो फुल कैपेसिटी को हम यहाँ पे यूज करें, तो अगर हम उसे अच्छे से यूज करेंगे तो हमारा जो एसडीजी गोल 7 है वो इजीली यहाँ पे जो है वो फुलफिल हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। इसके जो है 6 प्रोग्राम्स जो है वो यहाँ पे स्टार्ट किए गए हैं, वो जो है इन्वायरमेंट को कंजर्व करने में जो है एक गेम चेंजर हो सकते हैं। कौन कौन से हैं, सोलर एप्लीकेशंस फॉर द एग्रीकल्चर यूज, मीन एग्रीकल्चर यूज में भी सोलर एप्लीकेशंस का यूज करना, अफोर्डेबल फाइनेंस एट स्केल, मिनी ग्रिड्स एंड सोलर रूफटॉप्स एंड सोलर ई मोबिलिटी एंड स्टोरेज एंड लार्ज स्केल सोलर पार्क्स जो है वो यहाँ पे क्रिएट किए जाए। अगर जो है इनके ऊपर, इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है अच्छे से काम किया जाता है, ये सक्सेसफुल होते हैं, तो क्या हो सकता है कि हमारे इन्वायरमेंट को कंजर्व करने में हम यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है क्वाड का, राइट। क्वाड जो है ये भी एक ग्रुप है, कौन सी कंट्री का ग्रुप है, 4 कंट्रीज का जो है ये ग्रुप है। एंड इसके बारे में जो है देखते हैं कि ये न्यूज में क्यों है। तो एक्चुअल में जो है एक्सपर्ट्स जो है ये बोल रहे हैं डेट इंक्रीजिंग बोथ द क्वाड मेंबरशिप, अब वो बोल रहे हैं कि क्वाड की मेंबरशिप को जो है इंक्रीज कर देना चाहिए, पहले इसके 4 मेंबर्स हैं, एंड इन्फ्लुएंस जो है ना इसके थ्रू फिर यहाँ पे बढ़ाना चाहिए। ओके, इन्फ्लुएंस जो है ना यहाँ पे फिर बढ़ाना चाहिए, किस तरह से बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज जो है वो इसकी मेंबर बने, एंड इट कैन सर्व एज द बेसिस ऑफ द बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रेटेजी। अब बिडेन जो है ना यहाँ पे उनकी जो प्रशासन की स्ट्रेटेजी क्या है कि जो चाइना है ना वो अपने एशिया में जो एम्बिशंस है वो यहाँ पे बढ़ाता जा रहा है। तो चाइना को रोकने के लिए क्या हो सकता है कि हमारी जो ग्रुपिंग है ना, क्वाड की जो ग्रुपिंग है उसे हम बढ़ा सकते हैं, मीन ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज जो है एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ पे काम करे, सो डेट कि चाइना के जो एम्बिशंस है एशिया में उसे थोड़ा सा चेक किया जा सके। तो इसके लिए अब एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि साउथ कोरिया को जो है ना हमें इनवाइट करना चाहिए, सो डेट कि वो भी क्वाड को जो है वो ज्वाइन कर दे। तो क्वाड है क्या, इट इज ए कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी डायलॉग है। ओके, सिक्योरिटी डायलॉग है, मीन एक दूसरे को यहाँ पे सपोर्ट करना है अगर कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो, राइट। तो साउथ कोरिया को ही यहाँ पे इनवाइट क्यों किया जा रहा है कि वो क्वाड को ज्वाइन कर दे। एक्चुअल में साउथ कोरिया जो है वहां पे अच्छी पॉपुलेशन है, 50 मिलियन पीपल है, एंड इसकी जो इकोनॉमी जो है ना वो अब जो है G7 क्लास की इकोनॉमी है। अब ये G7 क्लास क्या है, G7 जो है ना ये भी 7 कंट्रीज का ग्रुप है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, जो मोस्ट एडवांस्ड कंट्रीज जो है ना यहाँ पे IMF के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे सबसे एडवांस्ड इकोनॉमीज है ना उनका ये ग्रुप है। तो 7 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, कनाडा, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान एंड इटली ही जो है अभी G7 कंट्रीज हैं। बट अब हम ये बोल सकते हैं कि जो साउथ कोरिया है, ओके, साउथ कोरिया जो है वो भी अभी इनके जैसे ही इनकी इकोनॉमी जो है वो राइज कर रही है इन G7 कंट्रीज के जैसे ही। अराउंड 6 लाख सर्विसमैन एंड वुमेन है, एंड इसका जो मिलिट्री बजट है वो है $50 बिलियन, एंड ऑब्वियसली जो है जापान के जो मिलिट्री बजट को जो है ये सरपास भी कर जाएगा। तो ऑब्वियसली साउथ कोरिया अगर क्वाड को ज्वाइन कर लेता है तो ये जो है ना यहाँ पे क्वाड ग्रुपिंग के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब क्वाड ग्रुपिंग के बारे में देख लेते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो है ना इसमें जापान, इंडिया, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया ये 4 कंट्रीज हैं।
ओके। जापान, इंडिया, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया इसकी 4 कंट्रीज हैं। एंड ये जो है कॉमन ग्राउंड्स के ऊपर जो है एक दूसरे के साथ मिली थी। एंड ये सारे जो है कॉमन ग्राउंड्स के ऊपर डेमोक्रेटिक नेशंस हैं सारी कंट्रीज जो हैं। एंड इनके जो है ना मैरीटाइम ट्रेड एंड सिक्योरिटी को लेके भी जो है ना कॉमन इंटरेस्ट है। ओके, इनकी प्रॉब्लम सेम है, इनकी जो सारी एक तरह से इंटरेस्ट जो है ना वो इनके जो एक तरह से अचीवमेंट्स हो गई या फिर इनके जो भी आगे फ्यूचर जो भी इनकी आगे प्लान्स है ना वो सारे सेम है। तो इसकी वजह से जो है ना ये 4 कंट्रीज ने यहाँ पे ये ग्रुपिंग बनाई थी। किसके लिए? मैरीटाइम ट्रेड एंड सिक्योरिटी को लेके। तो ये जो है स्टार्ट कब हुई थी, राइट? तो ये स्टार्ट जो है एक्चुअल में 2004 में जो है इसका हम बोल सकते हैं जेनेसिस है। जब ये 4 कंट्रीज जो है सामने आई थी, जब यहाँ पे जो है सुनामी आई थी। ओके, तो इट देन मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 2007 में। फिर सुनामी के बाद में जो है ये मिली थी सारी कंट्रीज एंड ऑन द साइडलाइन ऑफ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन समिट। एक्चुअल में जो है ना एशियन समिट हो रही थी, तो उसे वहां पे जो है ये सारे गए थे, सारी कंट्रीज के जो मेंबर्स थे वो वहां पे गए थे। तो उस एशियन समिट के बाद में जो है ना ये 4 कंट्रीज जो है अलग से मिली थी। तो वहां पे इन 4 कंट्रीज ने जो है मिलके अपनी ग्रुपिंग्स जो है वो अलग बनाई थी अपनी मैरीटाइम ट्रेड एंड सिक्योरिटी को लेके। सो द इंटेंशन वाज टू इनहांस द मैरीटाइम कोऑपरेशन। तो इनका मेन यही इंटेंशन रहता है कि जो मैरीटाइम कोऑपरेशन है उसे बढ़ाया जाए बिटवीन दी 4 नेशंस। सो ग्रुपिंग की जो है एक्चुअल में इम्पोर्टेंस क्या है? तो ऑब्वियसली क्वाड इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर लाइक माइंडेड कंट्रीज टू शेयर द नोट्स एंड कोलैबोरेट ऑन प्रोजेक्ट्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। एंड मेंबर्स शेयर ए विजन ऑफ एन ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक। वो बोलते हैं कि इंडो पैसिफिक में जो है ना एक तरह से ये ओपन एंड फ्री रहे, किसी एक कंट्री का दबदबा यहाँ पे ना हो, ट्रेड भी इजिली यहाँ पे किया जा सके एंड एक तरह से मैरीटाइम सिक्योरिटी भी यहाँ पे बनी रहे। So each is involved in the development and the economic projects as well in the promoting the maritime domain awareness and the maritime security को लेके ये काम कर रहे हैं। And it is one of the many avenues for the interaction among India, Australia, Japan and US and should not be seen in an exclusive context. So China side on the Quad। अगर हम बात करें कि अब चाइना का क्या व्यू है क्वाड कंट्रीज को लेके, तो एक्चुअल में जो है देयर इज अ जनरल अंडरस्टैंडिंग दैट क्वाड वुड नॉट टेक अ मिलिट्री डायमेंशन अगेंस्ट एनी कंट्री। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड जो है ना वो किसी भी एनी कंट्री के ऊपर भी, किसी भी कंट्री के ऊपर जो है ना मिलिट्री से हमला नहीं करेगी। ये इनका मेन मुद्दा है यहाँ पे, ये इनका मेन पॉइंट है। तो ऑब्वियसली चाइना को जो है ना ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता है। बट हाउएवर चाइना ये बोल रहा है कि ये जो क्वाड है ना यहाँ पे, ये जो क्वाड है यहाँ पे चल रहा है, इसे हम फ्यूचर का नाटो भी बोल सकते हैं। ओके, फ्यूचर का जो नाटो भी बोल सकते हैं एंड एक तरह से एशियन नाटो हम बोल सकते हैं कि जो कि एशिया में है। ओके, तो नाटो जो है एक्चुअल में क्या है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना, ये आपको खुद यहाँ पे कवर करना है कि नाटो क्या है। So the strategic community in China nevertheless had branded it an emerging Asian NATO. So notably Japanese PM Shinzo Abe जो है ना वो बोलते हैं that conference of two seas addressed to the Indian Parliament gave a fresh impetus to the Quad concept and this recognized the economic rise of India। तो वो बोलते हैं कि ऑब्वियसली अगर इंडिया इसका मेंबर है तो इसकी वजह से जो है ना इंडो पैसिफिक जो है दो सीज जो है आपस में मिल रहे हैं, तो जो कि एक तरह से इन कंट्रीज के आसपास पड़ती हैं दोनों सीज, तो उसमें जो इंडिया का दबदबा है जो वो भी काफी अच्छा है। एंड ये बोल रहे हैं कि इंडिया जो है वो इकोनॉमिकली काफी राइज कर रहा है, तो वो सपोर्ट कर रहे हैं। सो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है? इंडिया एब्सटेन्स फ्रॉम द ह्यूमन राइट काउंसिल वोट टू प्रोब रशियन एक्शन। तो एक्चुअल में जो है ना यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है, मीन जिसे हम यूएनजीए भी बोल सकते हैं, तो वहां पे जो है ना उसकी ह्यूमन राइट काउंसिल्स के वो लेके जो है ना एक मीटिंग हुई थी रिसेंटली। ओके, ह्यूमन राइट काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी यहाँ पे यूएनजीए में, तो वहां पे इंडिया ने जो है रशिया के खिलाफ वोट करने से जो है मना कर दिया है। राइट, मीन जो है ना उसके खिलाफ वोट की है ना ही उसके सपोर्ट में वोट की है। सो 94 मेंबर जो है उन्होंने एक तरह से रशिया के सपोर्ट में जो है एक वोट की है एंड बाकी जो है ना 24 ने जो है रशिया के खिलाफ यहाँ पे वोट की है एंड 58 मेंबर ऐसे हैं जो कि एब्सटेन कर रहे हैं, ना ही उन्होंने सपोर्ट में ना ही उनके खिलाफ वोट की है। So India also abstained in the UNJ vote moved by the United States to suspend Russia over allegations that country soldiers tortured and killed civilians while retreating from the Ukraine town। तो इंडिया ने जो है ना एक और टॉपिक को लेके यहाँ पे
अपने आप को परे रखा है कि जब यूनाइटेड स्टेट ने जो है ये बोला है कि रशिया को सस्पेंड कर देना चाहिए, उन्होंने ये एलिगेशन लगाए हैं यूएस ने रशिया के ऊपर कि रशिया के जो सोल्जर्स हैं ना, उन्होंने यूक्रेनियन टाउन्स के जो सोल्जर्स हैं या फिर जो उनके सिविलियंस हैं ना, उन्हें यहाँ पे टॉर्चर किया है। तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि रशिया के साथ जो है इंडिया अपना जो रिलेशन है वो खराब नहीं करना चाहता है। रशिया जो है वो इंडिया का काफ़ी अच्छा, हम बोल सकते हैं कि दोस्त है। ओके, तो अब इंडिया की पोजीशन क्या है यूक्रेन के ऊपर? इंडियाज पोजीशन एड टू अ स्ट्रिंग ऑफ एब्सटेंशंस एट द यूनाइटेड नेशन में यहाँ पे जो भी मुद्दे चल रहे हैं रशिया के खिलाफ, यहाँ पे जो भी वोटिंग हो रही है ना, उसमें लगातार वो जो है एब्सटेंड ही हो रहा है, एब्सटेन कर रहा है, अपने आप को पीछे हट रहा है। एंड जितने भी मल्टीलेटरल ग्रुप्स हैं, since the start of the Russian military operation in the Ukraine of February 24, February 24 के बाद में जब यहाँ पे यूक्रेन के ऊपर हमले किए थे रशिया ने, तब से इंडिया जो है वो अपने आप को परे रख रहा है। सो अब क्या है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल एक्चुअल में है क्या? तो इट वाज रिकॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम इट्स प्रीडिसेसर ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से पहले भी जो है ना एक यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द ह्यूमन राइट टू हेल्प ओवरकम द क्रेडिबिलिटी डेफिसिट ऑफ द प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये जो पहले यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स थी, तो इसे खत्म करके यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो यहाँ पे बनाया गया है, जो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी डेफिशिट्स थे उन्हें कवर करने के लिए। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कॉम्पोजिशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके जो है टोटल 47 मेंबर्स हैं। एंड इन्हें जो है ना एक तरह से इलेक्शन के थ्रू जो है हर साल सिलेक्ट किया जाता है। एंड ईच इलेक्टेड मेंबर सर्व फॉर अ टर्म ऑफ 3 years। तो जो भी मेंबर यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है वो 3 साल तक यहाँ पे एक तरह से सर्व करता है। एंड कोई भी कंट्री जो है वो लगातार 2 बार मेंबर नहीं बन सकती है, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए जो है वो ऑक्युपाई नहीं कर सकती है किसी भी सीट को, राइट। फंक्शन क्या है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के? दैट के जो है ह्यूमन राइट इश्यूज जो भी होते हैं ना यहाँ पे थ्रू आउट दी वर्ल्ड, तो उसके ऊपर अपने ये नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशंस देता है। ओके, सो इट ओवरसीज एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन। तो एक्सपर्ट्स जो है वो पहले ह्यूमन राइट इश्यूज को इन्वेस्टिगेट करते हैं, या फिर ह्यूमन राइट यहाँ पे कोई भी वायलेट हुए हैं राइट ऑन दिस इन दिस स्पेसिफिक कंट्रीज, तो उसको देख के जो है फिर अपने ये रेजोल्यूशंस देता है। तो अब चैलेंजेस एंड नीड क्या है यहाँ पे रिफॉर्म्स की? एक्चुअल में ऐसा बोला जा रहा है दैट यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है ना उसमें अभी काफी सारे चैलेंजेस हैं एंड वहाँ पे अभी रिफॉर्म लाने की जरूरत है। तो एक्चुअल में ह्यूमन राइट रिकॉर्ड ऑफ द मेंबर स्टेट जैसे कि सऊदी अरेबिया, चाइना, रशिया इन द काउंसिल हैज आल्सो नॉट बीन इन लाइन विद द एम एंड मिशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। एक्चुअल में जो है ना इस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेंबर स्टेट ऐसी हैं जो कि यहाँ पे इस काउंसिल के जो भी एम्स एंड मिशन है ना उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो क्रिटिक्स है ना वो इसकी रेलिवेंस के ऊपर जो है क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के जो मेंबर हैं वो ही यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को। So, despite the continued participation of several Western countries in the UNHRC, they continue to harbor misgivings on the understanding of the human rights, and non-compliance has been a serious issue with respect to the United Nations Human Rights Council functioning। तो नॉन कॉम्प्लियंस जो है मीन उसके अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं वो भी जो मेंबर स्टेट हैं, तो फिर ये एक सीरियस इशू है इसकी फंक्शनिंग के ऊपर। तो इंडियन डिसीजन जो है ना यहाँ पे अभी टू एब्सटेन फ्रॉम द वोटिंग वाज नॉट साइडिंग विद एनीवन। तो इंडिया ने जो है अपने आप को एब्सटेन रखा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी को साइड कर रहे हैं। एक्चुअल में उनका ये मीनिंग है इंडिया जो है वो किसी की साइड नहीं ले रहे हैं। एक्चुअल में वो ऐसा कर रहे हैं जस्ट अपने नेशनल इंटरेस्ट को देख के ही जो है वो ऐसा कर रहे हैं। वो रशिया के खिलाफ भी नहीं जा रहे हैं ना ही उनके सपोर्ट में जा रहे हैं। ओके, तो हाउएवर कुछ इंडियन कमेंटेटर्स जो हैं उन्होंने यहाँ पे इसके बारे में अपना व्यूज रखने की कोशिश की है। एक्चुअल में जो रशिया है वो इंडिया का एक सबसे बड़ा आर्म सप्लायर है, हथियार जो है वो सप्लाई करता है एंड काफी डिपेंडेबल अलाई है। एंड एक तरह से जो रशिया है उसने भी यहाँ पे कश्मीर इशू के ऊपर जो है ना इंडिया को सपोर्ट किया था यूनाइटेड नेशन में। एंड मोर ओवर टू वोट अगेंस्ट रशिया विल पुश इट फर्दर इनटू द चाइना आर्म। तो अगर इंडिया जो है वो रशिया के खिलाफ वोटिंग करता भी यहाँ पे, तो चाइना जो है ना वो फिर इस चीज का फायदा ले जाता। तो एशिया में जो है ना इंडिया का एक और दुश्मन यहाँ पे पैदा हो जाता।
ओके। तो जिसकी वजह से जो है कंट्री की सिक्योरिटी जो है ना, सिक्योरिटी को थ्रेट यहाँ पे हो सकता था। सो व्हाई शुड इंडिया रीथिंक इट्स पॉलिसी ऑन दी रशिया? अब कई लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि रशिया को अपनी जो पॉलिसी है ना, सॉरी, इंडिया को जो पॉलिसी है अपनी रिगार्डिंग दी रशिया, वो थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए। एक्चुअल में वो ये बोल रहे हैं कि दैट जब से कोल्ड वॉर जो है वो एंड हुआ है, एंड एक तरह से पुतिन जो है वहां पे आ गए थे 20 years एगो, तो रशिया जो है ना वो चेंज हो चुका है, वो वैसा नहीं रहा है जो पहले था। ओके। एंड इंडिया के जो खुद के जो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है ना, उसको लेके भी खतरा हो सकते हैं जो यहाँ पे पुतिन है, राइट। क्योंकि जो रशिया है वो ऐसा नहीं कि ओनली वो इंडिया के इंटरेस्ट के बारे में देखेगा, वो अपने खुद के इंटरेस्ट के बारे में ही देखेगा। सो रशिया इज अवर लार्जेस्ट आर्म प्रोवाइडर एंड अवर सप्लाई विल बी हिट इफ वी वोट अगेंस्ट इट, बट नो, रशिया इज नॉट अ रिलायबल आर्म्स प्रोवाइडर। वो ये बोल रही हैं कि चाहे ऐसा एक्चुअल में बोला जा रहा है कि रशिया जो है वो हमें हथियार जो है प्रोवाइड करवाता है, एंड अगर इंडिया जो है उसके खिलाफ सपोर्ट एक तरह से वोट करता, तो ये इंडिया को जो है अच्छे हथियार यहाँ पे नहीं सप्लाई करता। बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, रशिया जो है वो रिलायबल आर्म प्रोवाइडर नहीं है, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं। एंड जब से पुतिन यहाँ पे आए हैं ऐसा, तब से तो बिल्कुल भी जो है वो रिलायबल नहीं है। क्योंकि जो रशिया है वो एक तरह से सप्लाई को डिले करते जा रहे हैं, एंड पुतिन ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस डिले की वजह से जो है वो प्राइसेस को बढ़ाते जा रहे हैं। कभी कभी उन्होंने इस प्राइसेस को डबल भी कर दिया है। ऑन दी अदर हैंड जो फ्रांस है, फ्रांस जो है वो राफेल जेट्स जो है उन्हें इजीली डिलीवर करते जा रहे हैं, एंड काफी ज्यादा जो है वो जल्दी से जल्दी जो है हमें जो जेट्स हैं वो प्रोवाइड करवाते जा रहे हैं। बट रशिया जो है वो टाइमली हमें सप्लाई नहीं कर रहा है, एंड वो जो है हमसे रेट भी ज्यादा ले रहा है। So far from helping us, Putin has turned a blind eye to China's many acts of aggression against India, and it was Russia that kept us out of Afghan peace negotiations in the very recent part. And Russia did not little to help us when China raised Kashmir at the UNSC in 2019. एंड ऐसा भी बोला है कि बोला जाता है कि चाइना ने भी जो है ना कश्मीर को लेके इशू जो है वो यहाँ पे यूएनएससी में 2019 में जो है बातचीत वहां पे स्टार्ट की थी, तब रशिया ने जो है इंडिया को सपोर्ट नहीं किया था। ओके। एंड इवन 2020 में भी सपोर्ट नहीं किया था, एंड इट वाज द यूएस एंड कुछ यूरोपियन कंट्रीज थी जिन्होंने जो है इंडिया को उस समय में हेल्प किया था। ओके। तो ऐसा बोला जा रहा है। तो इंडिया को जो है ना अपनी जो पॉलिसी है रिगार्डिंग दी रशिया, उसके ऊपर थोड़ा सा दोबारा से सोचना चाहिए, ऐसा बोल रही हैं। ये व्यूज हैं सभी के अलग अलग, कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई उसके खिलाफ है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द इंटरनेशनल रिलेशंस के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं फ्रॉम द अप्रैल 2022, right? And in our next video we will cover the economy section, okay, of the current affairs from April 2022. एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।